नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जियो डिकोड में। दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में अब इतना मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि एक आदमी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, हमारे भाई साहब डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने पूरी दुनिया उथल पुथल करने की ठान रखी है। अभी कुछ दिनों पहले आपको अगर याद होगा तो मैंने आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान में प्रोटेस्टरों के ऊपर हमला हुआ या अटैक किया या उन्हें शूट आउट किया तो अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करेगा। थोड़े दिनों पहले 13 जनवरी को उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ईरान के लोगों के लिए कि आपके लिए मदद ऑन द वे है। उन्होंने ट्वीट में कहा था, ईरानियन पैट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन, सेव द नेम ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजेस, they will pay big price. I have cancelled all the meeting with Iranian official until the senseless killing of protesters stop. Help is on its way. मेगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रम्प ने अपना जो मदद है या ईरान पर स्ट्राइक करने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया। तो ANI न्यूज़ में अभी ये खबर आई है कि ट्रम्प ने इसराइल को और ईरान को खुद फ़ोन करके उन्हें यह आश्वासन दिया है कि अमेरिका आप पर हमला नहीं करेगा। तो ANI न्यूज़ में जो आर्टिकल छपा था उसकी हम समरी जान लेते हैं पहले। ईरान envoy to Pakistan, Riza Amiri Mohudgam, said US President Donald Trump personally assured Tehran that he would not attack Iran and urged Iran to exercise restraint amid rising tensions. The envoy made this remark during a visit to Pakistan National Rahmatul Ali Alamin Authority. This statement came against the backdrop of ongoing protests in Iran over increasing living costs and reports of internet restriction imposed by Iranian authorities. Trump had earlier threatened intervention over the crackdown on protesters, but then said that reported killings had stopped and he would watch and see regarding any military action. According to envoy, Trump also asked Iran not to attack US interests in the region. देखा दोस्तों, थोड़े दिनों पहले इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम ईरान पे स्ट्राइक कर देंगे या हम ईरान को ख़त्म कर देंगे या रिजिम चेंज कर देंगे। तो ऐसा क्या हो गया कि अभी अमेरिका को रुकना पड़ा। तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स में बात कही जा रही है कि अमेरिका डर गया या ट्रम्प डर गए। तो हम इस जो बात हुई है इस पर हम सविस्तर चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे आखिर अमेरिका ने क्यों अपना प्लान चेंज किया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस है वो पूरे मिडल ईस्ट में है। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब मिडल ईस्ट की वजह से अमेरिका ने ये प्लान अटैक करने का स्ट्राइक करने का जो प्लान था वो कैंसिल किया है या कुछ और है। तो देखते हैं। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका में लॉबिंग की थी, जैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की थी। और जो मिडल ईस्ट के स्टेट कंट्रीज़ है उन्होंने खुद अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि अभी आप हम ईरान पर हमला मत कीजिए। जो इसराइलिया ने जो मिडल ईस्ट के देश चाहते थे कि ईरान दुनिया के नक्शे से हट जाए या ईरान की वजह से जो मिडल ईस्ट का नाम खराब हो रहा है, तो वो अचानक ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या होगा। तो उस वजह से सब लोग जो है ना, तो इन्होंने लॉबिंग सऊदी अरेबिया ने लॉबिंग की और अमेरिका से रिक्वेस्ट की। तो इसका जो बड़ा कारण सामने आया है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़। अगर हम मैप में देखें तो जो भी मिडल ईस्ट के देश है, ओमान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, तो इनका जो ऑयल वहाँ से जो जाता है गल्फ़ ऑफ ओमान से, अगर देखा जाए तो ये एक रास्ता है ऑयल जाने के लिए। एशिया में भी ऑयल इसी रास्ते से आता है। एशिया में अगर हम कहें तो लगभग 500 बिलियन डॉलर के ऊपर का ऑयल जो है ना, ये वहाँ से आता है। हमको ये रास्ता है वहाँ पे जाने का। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान सबसे पहले जो है ना वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ना वो बंद कर देगा, जिससे ऑयल की कीमतें बढ़ने लगेगी और पूरी मतलब जो सभी देश है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया का कहना ये है कि
जो बाहर की जो देश है जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो इस भरोसे पे कर रहे हैं कि इनको पता है कि सऊदी अरेबिया में मतलब मिडल ईस्ट के जो भी देश है वहाँ पे वॉर नहीं की जाती, वो एक पीसफुल कंट्री है। और इस वजह से हमारे यहाँ पे जो भी निवेश होता है इसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप अभी ईरान पर हमला मत कीजिए, ईरान पर स्ट्राइक मत कीजिए। इस वजह से अमेरिका थोड़ी देरों के लिए रुक गया है, या फिर उन्होंने कहा है कि जैसा आपने वेनेजुला के प्रेसिडेंट के साथ किया, अगर रिजीम ही चेंज करनी है तो आप कुछ वैसा सॉल्यूशन निकालें। इस वजह से थोड़े दिनों के लिए अमेरिका रुक गया है और अभी इस बारे में सोच रहा है कि आगे क्या करना है। दूसरे आर्टिकल में जाते हैं। रूटर्स में कहा गया है कि यूएस लॉ मेकर इन डेनमार्क सीक टू लोअर टेम्परेचर आफ्टर ट्रम्प्स ग्रीनलैंड थ्रेट। आर्टिकल की समरी पढ़ लेते हैं। A bipartisan group of US lawmakers traveled to Copenhagen to try to claim diplomatic tension after President Donald Trump's aggressive rhetoric about acquiring Greenland, including threats of tariffs and even suggestion of US using force. The delegation met with Danish and Greenlandic leaders to reassure them that that most of the Congress does not support push to Trump pushed to take control of Arctic territory and to lower the temperature around the issue. Lawmakers from both parties criticized Trump's approach, emphasizing the strength of US-Denmark alliance and opposing any forced takeover. Trump has continued to push his plan despite widespread opposition at home and abroad. तो देखिए दोस्तों, ये सीधी सीधी सी बात है कि जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। तो ट्रम्प ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी अचीवमेंट दिखाना चाहते हैं अपने देशवासियों को, कि मैंने प्रेसिडेंट रहते ये हासिल किया है। तो इसलिए वो ग्रीनलैंड के भी पीछे पड़े हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट बना है, इन सब की नज़र ग्रीनलैंड पे पहले ही मतलब बहुत पहले से थी। पर जिस तरीके से ये ट्रम्प का जो रवैया है, जिस तरीके से ट्रम्प ने सबके सामने खुलेआम धमकी दी है, तो इस वजह से ये बात बहुत बढ़ चुकी है। जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने या नाटो देशों ने जो अपनी मिलिट्री वहाँ पे भेजी है और जिस वजह से टेंशन राइज हुआ है, तो अमेरिका के डेमोक्रेट या मतलब ट्रम्प जो है वो रिपब्लिकन पार्टी का है, तो उनके ही नहीं तो डेमोक्रेट भी जो है ना वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीनलैंड में गए हैं और वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी टेंशन हो रहा है तो उसको कम किया जाए। हम ट्रम्प के साथ नहीं हैं, हमने इस फैसले में उनका साथ नहीं दिया है और ना कि अमेरिका आप पर कोई हमला करेगा। तो ये अभी ग्रीनलैंड वालों को ये अभी आश्वासन दिया है अमेरिका ने। अमेरिका की जो मिनिस्टर्स है या जो पार्टी के लोग हैं, दोनों पार्टी के, उन्होंने। अगले आर्टिकल में चलते हैं। रूटर्स में इटली अर्जेस नाटो टू कोऑर्डिनेट इन आर्टिक एज ग्रीनलैंड टेंशन एस्केलेट। Italy is urging NATO to step up coordinated action in the Arctic as a geopolitical tension rise, particularly amid dispute involving Greenland and renewed US interest in the region. Italian Prime Minister Giorgia Meloni presented a government paper on Arctic policy, calling for a stronger unified NATO presence there to manage security challenges, emerging shipping routes, and competition from Russia and China. Italy, an observer in the Arctic Council since 2013, wants NATO to prevent escalation and respond collectively to outside pressure rather than through isolated national moves. The strategy highlights the importance of the regional resources and its growing strategic role as the tension over Greenland status intensify. तो इन्होंने जो कहा है ना, ये सभी नाटो देशों को अर्ज कर रही है, नाटो देशों से बोल रही है कि हमें आर्कटिक की या ग्रीनलैंड की सुरक्षा करनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ मिनरल्स रिसोर्स के हिसाब से ही नहीं, तो वो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी बोल रही है। और दूसरी बात, अभी भी उन्होंने मतलब डायरेक्टली अमेरिका को क्लेम नहीं किया है, ये उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना, अमेरिका से ही नहीं, तो उन्होंने रशिया और चाइना का भी इसमें नाम लिया है। तो ये आर्टिकल में ये था। आगे चलते हैं। इस ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस बीइंग क्रिएटेड एज अ राइवल टू द यूनाइटेड नेशन। थोड़े दिनों पहले अगर आपको ट्रम्प ने जो है वो यूनाइटेड नेशन से अमेरिका को बाहर निकाल लिया है।
यही यूनाइटेड नेशन है जिनको अमेरिका कंट्रोल करता था। ये एक समूह है जो दुनिया भर में किसी भी मसले के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, या फिर उस देश के लिए जो सॉल्यूशन निकालते हैं आप उनकी हेल्प करते हैं। अभी देखा जाए तो ये यूनाइटेड नेशन सिर्फ अमेरिका के रूल्स के हिसाब से चलता था। इन्होंने आज तक हमारे पाकिस्तान और कश्मीर का जो मसला है, इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है कश्मीर के लिए, वो नहीं सुलझा सके अभी तक ये। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया वो आर्टिकल में पहले उनकी समरी जान लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप proposed Board of Peace was initially presented as a body to help manage post-war reconstruction and governance in Gaza, but its board mandate, US control structure, and funding-based membership model have raised concern that it could become a rival to the United Nations. Critics and diplomats say the board global peace centralized leadership under Trump and pay to join system resemble in a parallel international organization that could undermine the UN authorities. US officials deny this, saying the board is meant to support peace efforts, not replace the UN, but skepticism remains. तो इनका जो कहना है ना, हाँ, तो हमारे डोनाल्ड भैया ने अब ये और एक करिश्मा कर दिया है। इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस यूनाइटेड नेशन के जैसा ही एक बोर्ड ऑफ पीस करके उन्होंने प्रपोजल लड़ रखा है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको उसकी जो मेंबरशिप परमानेंट वाली चाहिए तो आपको $1 बिलियन रखनी होगी। इन्होंने ये शुरुआत जो है वो गाज़ा के लिए की है, पर आगे अगर ये बन गया तो आगे चल के जो है ना, तो ये शायद यूनाइटेड नेशन की जगह ले सकता है, या फिर बहुत सारे देश में से हिस्सा लेके यूनाइटेड नेशन को ख़त्म करने के लिए हो सकता है। गाज़ा के लिए इसलिए कि जो गाज़ा में इसराइल ने जो इन्वेट किया था, और जो गाज़ा में जो बिल्डिंग्स वगैरह टूटी थी या फिर जो भी नुकसान हुआ है उसका रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने ये बोर्ड बनाया है। अभी गाज़ा में ये गए, या गाज़ा में अगर ये और एक देखा जाए तो उस हिसाब से और एक टेंशन बढ़ सकती है आगे चल के, अगर ये बोर्ड ऑफ पीस के जो मेंबर्स है, या आगे चल के जो अमेरिका की जो मिलिट्री है कि हमें गाज़ा को रीडेवलपमेंट करना है और यहाँ पे आज से अमेरिका का कब्जा होगा, अगर अमेरिका ये बना रहा है बोर्ड और ये रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल रहा है, तो आगे चल के सीधी सी बात है वहाँ पे अमेरिका का ही ये होगा, दबदबा होगा, या फिर गाज़ा जो है वो अमेरिका के अंडर में आएगा। तो गाज़ा में जो है ना वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो तो अपना हक छोड़ने वाली नहीं है, वो अपने वेपन्स डालने वाली नहीं है, ना कि अमेरिका को सरेंडर करने वाली है। हमास ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हमास जो है ना वो ईरान का ही प्रॉक्सी है। तो अगर अमेरिका ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री उतारी आगे चल के, या फिर क्या कहते हैं हमास पर हमला कर दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा आगे चल के एक टेंशन बढ़ सकता है पूरी दुनिया के लिए, और फिर से ईरान को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। जो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है बोर्ड ऑफ द पीस के, तो उन्होंने वो जो है ना, तो ट्रम्प ने उनको मतलब सिलेक्ट भी कर लिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी उसका इनविटेशन आ चुका है। अभी जिस तरह के से अमेरिका और हमारे बीच में जो रिलेशन है, जो टेंशन चल रही है, अगर वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो नहीं पता। तो जो मेंबर्स हैं हम उनको देख लेते हैं। तो पहले है मार्क रोमन। जो मार्क रोमन है ना, तो वो CEO है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के। दूसरा है मार्को रूबियो, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी। जैरेड कुशनर, अमेरिकन बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। ये जो है ना, ये सन इन लॉ है डोनाल्ड ट्रंप के। इन्होंने उन्होंने अपने जो जमाई है उनको भी इस बोर्ड में रखा है, और ये मतलब कहा जाता है कि ये जो है ये यहूदी है। दूसरे अपने इंडियन ओरिजिन के अजय बांगा, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। निकोलाई मालदेनोव, बल्गेरियन पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट है।
स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त है, ये अमेरिकन में रियल इस्टेट डेवलपर है। और टोनी ब्लेयर जो यूके के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। अभी इन लोगों की ये जो टीम है ना, ये तो ट्रंप ने सिलेक्ट कर दी है। आगे चल के अगर किसी को इसमें अपनी परमानेंट सीट चाहिए तो उसको अमेरिका को $1 बिलियन देना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे यहाँ पे कौन कौन अपनी सीट रिजर्व करता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।